हेलो दोस्तों, सीजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो हिस्ट्री की थर्ड क्लास है ये अपनी। इसमें हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। कारण क्या रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़े हुए लंबा समय हो गया था तथा गांधी जी की संघर्ष की रणनीति के तहत एक नए जन आंदोलन की आवश्यकता थी। सेकंड पॉइंट, भारतीय अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन से संतुष्ट नहीं थे। जो भारतीय अगस्त प्रस्ताव आया था और जो क्रिप्स मिशन से लोग क्या संतुष्ट नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारतीयों में क्या है, राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। फोर्थ पॉइंट है, दूसरे विश्व युद्ध के कारण देश की परिस्थितियां असामान्य थी तथा भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। अपने जो अंग्रेजों के खिलाफ लोग क्या भड़के हुए थे और जापान से एशिया में लगातार बढ़त लेता जा रहा था। जापान क्या है, एशिया में लगातार बढ़त लेता जा रहा था तथा उसने बर्मा पर भी अधिकार कर लिया था तथा अब उसका अगला निशाना भारत था जापान का। लेकिन वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को गांधी जी ने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से आंदोलन की शुरुआत होती है। कब? 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो। तो 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन जीरो के तहत कब? 9 अगस्त को। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। गांधी जी को क्या पूना के आगा खां महल में रखा गया तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया और एग्जाम्पल है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, मेल हैं ये। अरुणा आसफ अली महिला नेता है और उषा मेहता, ये दोनों क्या है, महिला नेता है। उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया। राम मनोहर लोहिया यहाँ से संबोधित करते हैं। और देश में क्या है, कई स्थानों पर समानांतर सरकारें की स्थापना की गई। जो समानांतर सरकार है उनकी स्थापना की गई। जैसे एग्जाम्पल है बलिया यूपी में, चीतू पांडे प्रथम समानांतर सरकार, क्या बलिया ने चीतू पांडे प्रथम समानांतर सरकार। दूसरा है सतारा महाराष्ट्र, बाई बी चौहान, नानाजी पाटिल सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार। तामलुक बंगाल, सतीश सामंत, मांतगिनी हाजरा जातीय सरकार। इन्होंने विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया। सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा फहरा दिया गया। संचार तथा आवागमन के साधनों को बाधित किया गया। आंदोलन हिंसक हो गया। अंग्रेजों ने हिंसा का आरोप गांधी जी पर लगाया। गांधी जी ने आरोप के विरोध में 21 दिन की भूख हड़ताल की। 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। क्या महत्व रहा? 1857 की क्रांति के बाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था।
समाज के सभी वर्गों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, यहाँ तक कि पूंजीपति भी आंदोलन में शामिल हुए। यह पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ किया गया। हालांकि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुए तथा स्थानीय स्तर पर मुस्लिमों ने आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजी सरकार का इस्पाती ढांचा टूट गया था, क्योंकि सेना प्रशासन तथा पुलिस की सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ थी। इस आंदोलन के बाद भारत की आज़ादी तय हो चुकी थी तथा अब यह केवल समय का प्रश्न थी। राजगोपालचारी फार्मूला 1944। प्रावधान क्या रहा? मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। का फार्मूला क्या था श्री राजगोपालचारी का 1944 में? भाई मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत संग्रह से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का प्रसार कर सकते हैं। विभाजन की स्थिति में साझे संघ का गठन किया जाएगा, जिसमें रक्षा, संचार व विदेश एक साथ रखे जाएंगे। ये सभी प्रावधान क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद लागू किए जाएंगे। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने इसके लिए जिन्ना को मनाने की कोशिश की थी तथा जिन्ना को कायदे आजम ग्रेट लीडर कहा, लेकिन जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। जिन्ना की मांगे क्या थी? जिन्ना ने साझे संघ को अस्वीकार कर दिया। पूर्वी तथा पश्चिमी पाक को क्या मिलाने के लिए जिन्ना ने गलियारे की मांग की। जनमत संग्रह में केवल मुस्लिमों की राय पूछी जानी चाहिए, ये जिन्ना की मांगे थी। जनमत संग्रह के से पहले केवल मुस्लिम लीग प्रचार कर सकती है। जनमत संग्रह से केवल पहले जो है मुस्लिम लीग ये प्रचार कर सकती है, ये जिन्ना जी की मांगे थी। जिन्ना ने अंग्रेजों से मांग की, क्या मांग की? बांटो तथा जाओ। जिन्ना ने अंग्रेजों से क्या मांग की? बांटो तथा जाओ। वेबेल प्लान फिर क्या आता है भाई? 1945 में अगले ही साल वेबेल प्लान आता है। इसमें क्या है? लॉर्ड वेबेल उस समय भारत का जीजी था, गवर्नर जनरल। प्रावधान क्या रहा? जीजी तथा जो वेबेल प्लान था और लॉर्ड वेबेल जो है वो तथा सेनाध्यक्ष को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग बात चल रही है। कार्यकारी परिषद स्वर्ण हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या समान होगी। जो स्वर्ण हिंदू है और मुस्लिम है उनकी संख्या समान होगी। आगे की स्थिति पर चर्चा के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ, जिसमें कि 22 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। उसके बाद जो जिन्ना है उसकी मांग की कार्यकारी परिषद के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा चुने जाएंगे। क्या मांग थी? जो कार्यकारी परिषद के जो सदस्य हैं मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन जिन्ना की जिद के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। मौलाना अबुल कलाम ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास का जल विभाजक बताया। ब्रेकिंग डाउन प्लान, यह योजना भी जीजी वेबेल द्वारा दी गई। शर्तें क्या रही? मार्च 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत को 2 चरणों में आज़ाद किया जाएगा, हिंदू बाहुल्य प्रांतों में, मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में। तो क्या है? 2 चरण कौन से थे? आज़ाद किया जाएगा हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम। उसके बाद आता है शाही नौसेना विद्रोह, फरवरी 1946। बॉम्बे बंदरगाह के 9 सैनिकों ने खराब खाने को लेकर हड़ताल कर दी। बीसी दत्त नामक सैनिक ने एनएस तलवार नामक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। किसने? बीसी दत्त ने।
जो विशिदत नामक सैनिक था उसने एनएस तलवार नामक जहाज पर के लिख दिया, भाई भारत छोड़ो अंग्रेजों। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन बॉम्बे से लेकर कराची तक मद्रास बंदरगाह पर ही फैल गया और 22 फरवरी को मजदूरों ने 9 सैनिकों के पक्ष में हड़ताल की। उसके बाद 25 फरवरी को पटेल तथा जिन्ना के समझाने पर 9 सैनिकों ने क्या है आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के कारण पटेल तथा जिन्ना जानते थे कि यह हड़ताल आज़ाद भारत में भी जारी रह सकती है। पटेल तथा जिन्ना जानते हैं कि यह हड़ताल आज़ाद भारत में भी जारी रह सकती है। अंग्रेजी सरकार हिंसा के माध्यम से आंदोलन को कुचल सकती है। तो अंग्रेजी सरकार क्या हिंसा के माध्यम से आंदोलन को कुचल सकती है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय योजना 1946। ठीक है, यह 3 सदस्यीय यह आयोग था। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, 3 सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। तो क्या प्रावधान रहा, ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू की जाएगी। रक्षा, विदेश व संचार केंद्र को दिए जाएंगे। रक्षा और विदेश व संचार, रक्षा विदेश व संचार जो है तीनों केंद्र को दिए जाएंगे तथा शेष शक्तियां प्रांतों को दी जाएगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहले प्रांतों का संविधान बनाया जाएगा तथा अंत में केंद्रों का संविधान बनाया जाएगा। धार्मिक मुद्दों पर विवाद की स्थिति में केंद्रीय विधानमंडल ने हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों से अलग अलग राय ली जाएगी। क्या कह रहे हैं भाई, धार्मिक मुद्दों पर विवाद की स्थिति जब होगी उसमें केंद्र जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसके हिंदू तथा मुस्लिम, जो हिंदू तथा हिंदुओं से अलग राय ली जाएगी, मुस्लिमों से अलग राय ली जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा जाएगा। जो ब्रिटिश प्रांत है उनको 3 भागों में, 3 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। नंबर 1 है हिंदू बाहुल्य ब्रिटिश प्रांत, दूसरा है पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत पंजाब सिंध, तीसरा है पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत असम बंगाल। तो क्या है, हिंदू बाहुल्य, पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत, पूर्वी हिंदू, पश्चिमी, पूर्वी। ठीक है, प्रांत चाहे तो अलग समूह भी बना सकते हैं। अंतरिम पॉइंट 7 है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। पाक की मांग अस्वीकार कर दी गई। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। तो सकारात्मक प्रावधान क्या रहा, पाक की मांग अस्वीकार कर दी क्योंकि पूर्वी तथा वेस्ट पाक के बीच क्या है भौगोलिक दूरी अधिक थी। देशी रियासतों की समस्याएं, संसाधनों के बंटवारे की समस्या, गलियारा दिया जाना संभव नहीं था। तो अंतरिम सरकार का गठन क्या रहा, नकारात्मक प्रावधान भी रहे इसके। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया गलत थी। कमजोर केंद्र का गठन, प्रांत अपना समूह अलग बना सकते थे। संविधान सभा का चुनाव 1946। संविधान सभा 389। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत, ब्रिटिश भारत 296 और इसके भी 2 भाग है, प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश। प्रांत कितने, 292, केंद्र शासित प्रदेश 4, देशी रियासतें कितनी, 93 मनोनीत। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत प्राप्त की। मुस्लिम लीग ने प्रत्येक निर्वाचन की 78 में से 73 सीट प्राप्त की और मुस्लिम लीग संविधान सभा में अल्पमत में थी। ठीक है, संविधान सभा में क्या है, बिल्कुल ही अल्पमत में थी, इसलिए इसने संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया।
सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने पाक के लिए पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए। मुस्लिम लीग ने क्या है, पाक के लिए पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग है उसके लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। लियाकत अली ने अंतरिम सरकार में हस्तक्षेप किया तथा वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या कहा था, यदि हमने एक पाक नहीं दिया तो देश के प्रत्येक विभाग में पाक बन जाएगा। ये बात किसने कही? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इटली घोषणा 20 फरवरी 1947। इटली उस समय ब्रिटिश पीएम था और क्या घोषणा है कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को नया जीजी बनाया जाएगा। बाल्कन योजना, यह योजना माउंटबेटन द्वारा दी गई। इसके तहत भारत का विभाजन बाल्कन देशों की तरह किया जाएगा। माउंटबेटन योजना, डिक्की बर्ड प्लान, 3 जून 1947। भारत व पाक दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। विभाजन के लिए बंगाल व पंजाब विधानसभा के हिंदू तथा मुसलमान सदस्यों से अलग अलग राय ली जाएगी। यदि एक पक्ष भी सहमत होता है तो विभाजन कर दिया जाएगा। NWFP तथा सिहल्ट असम में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई को इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया तथा 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को और 4 जुलाई को इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को का है स्वीकार कर लिया गया। प्रावधान क्या रहे? 15 अगस्त 1947 को दो अलग डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता 1935 के अधिनियम से शासन किया जाएगा, ये प्रावधान रहे। और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं संविधान सभा संसद की तरह कार्य करेगी। जब तक चुनाव नहीं होते तो संविधान सभा जो है संसद की तरह कार्य करेगी। देशी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी। ब्रिटिश क्राउन की केसरी हिंद की उपाधि हटा दी जाए। उसके बाद शुरुआत होती है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण क्या रहा? महाराष्ट्र, नंबर 1 है महाराष्ट्र। इसका पॉइंट है पहला, वासुदेव बलवंत फड़के 1870 के दशक में रामोसी जनजाति को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया। मुख्य केंद्र रहा बॉम्बे। उद्देश्य क्या था? हिंदू राज्य की स्थापना। वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः दौलता रामोसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। चापेकर बंधु दामोदर तथा बालकृष्ण ने रेड तथा अयस्ट नाम के दो प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी। इन दोनों को फांसी की सजा हुई। तिलक ने क्या है, केसरी समाचार पत्र में आपत्तिजनक लेख लिखा था। अतः तिलक को 18 महीने के लिए जेल भेजा गया। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। 1899 में क्या है, नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। कालांतर में सावरकर पढ़ने के लिए लंदन चले गए। इस संगठन के अनंत लक्ष्मण करकरे ने क्या है, नासिक के जज जैक्सन की हत्या कर दी। करकरे को फांसी की सजा हुई। उसके बाद है पॉइंट 2 क्या है, बंगाल अनुशीलन समिति। मिदनापुर
कलकत्ता और ढाका। मिदनापुर से ज्ञानेंद्र नाथ बसु और कलकत्ता से प्रमोद मिश्रा। ढाका से क्या है, बारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त। जैसे कि समाचार पत्र है वो क्या रहे, युगांतर और संध्या। नेक्स्ट है भाई, हेमचंद्र कानूनगो को बम बनाना सीखने के लिए पेरिस भेजा गया रूसी व्यक्ति से। हेमचंद्र कानूनगो को क्या बम बनाने के लिए बम बनाना सीखने के लिए क्या पेरिस भेजा गया। क्रांतिकारियों ने माणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना लगाया। माणिक तल्ला कहाँ है, कलकत्ता। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन इस घटना में 2 कनेडी महिलाएं मारी गई। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने क्या है, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन क्या है, इस घटना में तो भाई 2 कनेडी महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जो प्रफुल्ल चाकी था उसने क्या कराया, पुलिस से बचने खातर आत्महत्या कर ली भाई, के बचा फिर। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी। अंग्रेजों ने मणिक तल्ला से 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया। इनमें क्या है, अरविंद घोष भी शामिल थे। इसे अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था, अतः ये अन्य क्रांतिकारियों ने क्या है, उसकी हत्या कर दी। अरविंद घोष को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया और कालांतर में अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए तथा वहां पर एक आश्रम खोल लिया। किसने, अरविंद घोष ने पांडिचेरी चले गए, कालांतर में आश्रम खोल लिया। अरविंद घोष की पुस्तकें थी, कौन सी थी भाई, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इनमें जो है, इसमें नरमपंथियों की आलोचना की। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसमें क्या है, नरमपंथियों की आलोचना की। नेक्स्ट है बरिंद्र घोष के समाचार पत्र। भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति के नियम। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति के नियम किसके, बरिंद्र घोष के। नेक्स्ट है भाई बाघा जतीन। 1915 में बालासोर ओडिशा में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। और पॉइंट 3 है, पंजाब मुख्य नेता रहे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। और संगठन क्या था, अंजुमन सभा ए मोहब्बत ए वतन। संगठन अंजुमन सभा ए मोहब्बत ए वतन। समाचार पत्र भारत माता। कालांतर में लाला लाजपत राय इंग्लैंड होते हुए अमेरिका चले गए। फिर क्या हुआ, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिए। और नंबर 1 है इंग्लैंड, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने संभाला वहाँ। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी कर दी। कब, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। सहयोग किसने किया, अब्दुल्ला सुहरावर्दी ने और मैडम भिखाजी कामा ने, भारतीय क्रांति की माता जो थी उनने, और वीर सावरकर जी ने, मदन लाल ढींगड़ा। और मुख्यालय कहाँ है, इंडिया हाउस। समाचार पत्र इंडियन सोशलॉजिस्ट। इस संगठन ने 1907 में 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई। मदन लाल ढींगड़ा ने क्या है, करजन वायली भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार की हत्या कर दी। जो राजनीतिक सलाहकार था भारत सचिव का, उसकी हत्या कर दी। मदन लाल ढींगड़ा को फांसी की सजा हुई। वीर सावरकर को आजीवन कारावास दिया गया। और कालांतर में 1915 में वीर सावरकर ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना कर दी। कहाँ, कालांतर में। कब, 1915 में। किसने, वीर सावरकर ने।
और साथ में कौन था, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना की। उसके बाद है मैडम भिखाजी कामा। यह जो है दादा भाई नारोजी की सचिव थी। भिखाजी कामा दादा भाई नारोजी की सचिव थी, सेक्रेटरी थी। 1907 में स्टुटगार्ड में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लिया तथा वहां पर भारतीय झंडा फहराया। विदेश में क्या है, पहली बार भारतीय झंडा का कब, 1907 में स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन में भाग लिया, वहां पर भारतीय झंडा फहराया। अब है कनाडा। कनाडा क्या है, इसमें वैंकूवर यूनाइटेड इंडिया हाउस। इसके 2 पॉइंट है भाई, तारक दास है और जो तारक नाथ दास है और जीडी कुमार है। तारक नाथ दास इसके न्यूज़पेपर है फ्री हिंदुस्तान, और जीडी कुमार का क्या है भाई, स्वदेशी सेवक थे। संगठन क्या रहा इनका, स्वदेशी सेवक घर है। रामनाथपुरी का समाचार पत्र है सर्कुलर आई हिंद। ठीक है। पॉइंट 3 है भाई, यूएसए में क्या कुछ रहा, सैन फ्रांसिस्को, और इन्होंने क्या है युगांतर आश्रम, और जिसमें कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखड़ा। जो लाला हरदयाल है वो क्या थे, स्टैनफोर्ड वीवी में प्रोफेसर थे, और 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। क्या 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर क्रांति नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। प्रारंभ में यह समाचार पत्र क्या है, उर्दू में प्रकाशित होता था, लेकिन बाद में अन्य सभी भाषाओं, जो भारतीय भाषाएं थी उनमें क्या भी प्रकाशित किया गया। जो अन्य भारतीय भाषाएं थी उनमें भी प्रकाशित किया गया। पहले तो उर्दू में था, बाद में भारतीय भाषाओं में। इसे पश्तो भाषा में भी प्रकाशित किया गया था। इस समाचार पत्र के कारण गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। गदर आंदोलन भारत आए तथा इन्होंने रास बिहारी बोस को अपना नेता बनाया। 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति की योजना बनाई गई, लेकिन अंग्रेजों को योजना का पता चल गया। रास बिहारी बोस भाग गए। करतार सिंह सराबा जो पंजाब से थे तथा विष्णु पिंगले जो बंगाल से थे को फांसी दी गई। भाई परमानंद को आजीवन कारावास हो गया। इसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान में रेशमी रुमाल षड्यंत्र हुआ 1913 में ही। उबैदुल्ला सिंधी काबुल से, महमूद हसन कहाँ से थे, लाहौर से। राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने क्या है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। इन्होंने वृंदावन में प्रेम कॉलेज की स्थापना की, और कुछ क्रांतिकारी हैं उनका क्या योगदान रहा पढ़ते हैं। इन्होंने क्या है राष्ट्रीय आंदोलन की निष्क्रियता को तोड़ने का प्रयास किया। इनके व्यक्तिगत त्याग के कारण भारतीय युवा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। इनके जो व्यक्तिगत त्याग है उसके कारण भारतीय के जो युवा थे, यूथ लोग थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन गांव तक पहुंच चुका था, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद गांव में शरण लेते थे और वहां पर क्या है इसके बारे में चर्चा करते थे, लोगों को बताते थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का क्या है विदेश में प्रचार प्रसार किया। इनके दबाव के कारण अंग्रेजों को 1909 में सुधार करने पड़े। इनके दबाव के कारण अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। कब, 1911 में रद्द करना पड़ा भाई। क्या कमियां रही, इनके पास संगठन तथा रणनीति का नेतृत्व का अभाव था।
कुछ क्रांतिकारी नरमपंथी तथा गर्मपंथियों के उनके सहयोग प्राप्त नहीं कर पाए। क्रांतिकारी जो नरमपंथी और गर्मपंथियों से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाए। इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था, अतः मुस्लिम समुदाय को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। भारत में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में विकसित नहीं हो पाए। अंग्रेजों को अधिक चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से दमन कर दिया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण क्या रहा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना कब हुई? कानपुर में 1924 में स्थापना हुई। संस्थापक रहे सचिंद्र सान्याल। पुस्तक इनकी बंदी जीवन वर्तमान रणनीति। उसके बाद है भगवती चरण बोहरा भी संस्थापक थे, सहयोगी थे, और जोगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक क्या थी? फिलोसफी ऑफ बॉम्बे। उसके बाद आता है काकोरी षड्यंत्र मुकदमा, लखनऊ में जो हुआ था। ये कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। कब? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र का नाम दिया गया फिर इसे। इस मुकदमे में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्ला खाजी और राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह, ये हमारे क्रांतिकारी थे, और राजेंद्र लाहिड़ी, ये चारों क्या है? क्रांतिकारी थे। इन क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को लूटा और फिर क्या है? मुकदमे में चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। क्या नाम था इसका? काकोरी षड्यंत्र मुकदमा। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। चलो आगे चलते हैं भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन है, जो HSRA एसोसिएशन 1928 में जो बनी, उसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली से जो है। कौन? फिरोज शाह कोटला। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लालाजी की हत्या कर दी गई। 17 दिसंबर 1928 को लालाजी की हत्या के जिम्मेदार सैंडर्स को मार दिया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने संसद केंद्रीय विधानमंडल की खाली सीटों पर बम फेंका। वे पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारियों ने जेल में भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो गए। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो क्या रहा भाई? क्रांतिकारियों ने जेल में भूख हड़ताल कर दी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो गए, और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। कब? 1931 में। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए। और 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड में श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव जी को क्या है? फांसी दी गई। ये हमारी बहुत ही दुखद डेट है भाई, 23 मार्च, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई। इसे दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। इसे दूसरा क्या है? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है।
भगत सिंह की आत्मकथा क्या थी? मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह की आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह के संगठन लाहौर छात्र संघ, नौजवान भारत सभा और चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ भाई? 18 अप्रैल 1930 को। और महावीर सिंह चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल, जयदेव, कमलनाथ तिवारी, शिव बरवा, काया प्रसाद, ये सभी क्या है इसी में शामिल थे। और यह हमला जो हमारे क्रांतिकारी थे, यह हमला मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में। ये चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे जो मास्टर जी हैं। इन्होंने कई संगठन स्थापित किए। क्या? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। दूसरा है विद्रोही संघ सहयोग। किसने किया? अनंत सिंह ने, गणेश घोष ने, लोकीनाथ बाडले, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। रेलवे वर्कशॉप पर हमले के दौरान प्रीतिलता वाडेकर शहीद हो गई। सूर्यसेन तथा कल्पना दत्त को 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में सूर्यसेन को फांसी की सजा हो गई। 14 दिसंबर 1931 को शांति घोष तथा सुनीति चौधरी नामक दो स्कूली छात्राओं ने कोमिल्ला के कलेक्टर को गोली मार दी। कब? 14 दिसंबर 1931 को शांति घोष तथा सुनीति चौधरी नामक दो स्कूली छात्राओं ने कोमिल्ला के कलेक्टर को गोली मार दी। भाई 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विवि के दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी। क्रांतिकारियों का योगदान। इन्होंने निष्क्रियता के दौरान निष्क्रियता के दौर में भी राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रखा। इनके व्यक्तिगत त्याग के कारण भारतीय युवा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ा। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम प्रदान किया तथा इसे समाजवादी विचारधारा से जोड़ा, जिससे किसान तथा मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसके तहत राजनीतिक के साथ सामाजिक व आर्थिक आज़ादी की मांग की गई। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष रूप को बनाए रखा। महिलाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। इनके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ी। क्रांतिकारियों के दबाव के कारण अंग्रेजों को गांधी जी के साथ बराबरी का समझौता करना पड़ा और 1935 में अंग्रेजों को सुधार करने पड़े। प्रथम तथा द्वितीय चरण में अंतर। प्रथम चरण क्या रहा और द्वितीय चरण? प्रथम चरण में संगठन का अभाव था और विचारधारा का अभाव था, भविष्य की रणनीति का भी अभाव था। द्वितीय चरण में क्या है? कई संगठनों की स्थापना हुई, HRA, HSRA, IRA। इन्होंने समाजवाद पर बल दिया। सेकंड में समाजवाद पर बल दिया और द्वितीय चरण में और क्या किया? इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और फर्स्ट चरण के कुछ और पॉइंट है। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए। तो फर्स्ट में क्या है भाई? धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए। और सेकंड में क्या था? इन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया, महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। और इसके बाद शुरुआत होती है भारत में साम्यवादी आंदोलन की। बबूफ समाजवाद का जनक था। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को साम्यवाद में बदल दिया था और 1917 में
1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक यानी लेनिन की पार्टी की क्रांति भी कहा जाता है। समाजवाद तथा साम्यवाद में अंतर। समाजवाद क्या है? वर्ग सहयोग तथा वर्ग संघर्ष के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन किया जाना चाहिए। वर्ग जो है सहयोग तथा वर्ग संघर्ष के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है? केवल वर्ग संघर्ष से ही व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो समाजवाद क्या कहता है? भाई लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जो समाजवादी जो है लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और समाज साम्यवाद जो है तानाशाही में विश्वास रखते हैं। समाजवाद राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। साम्यवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करते हैं। और समाजवाद क्या है? धर्म को व्यक्तिगत विषय मानते हैं, लेकिन साम्यवाद धर्म को अफीम के समान मानते हैं। ज्ञानवेंद्र नाथ राय। तो क्या है भाई? ज्ञानवेंद्र नाथ राय जो है 1920 में ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? ज्ञानवेंद्र नाथ राय ने। कब? ताशकंद में 1920 में। इस पार्टी की स्थापना लेनिन ने के परामर्श पर की गई। सहयोगी रहे अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक। और ये जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में एकमात्र भारतीय सदस्य थे। यह स्टालिन का सलाहकार परामर्शदाता था। पुस्तक क्या रही इनकी? इंडिया इज ट्रांजिशन। समाचार पत्र वैंगगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एडवांस गार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कालांतर में 1940 में इन्होंने आदिवासी लोकतंत्र दल की स्थापना की। तो आदिवासी लोकतंत्र दल की स्थापना कब करी? 1940 में। ठीक है। सत्य भगत 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ इंडिया की स्थापना की। कहाँ? कानपुर में। कब? 1925 में। सत्य भगत। MC घाटे को इसका महासचिव बनाया गया। अन्य साम्यवादी दल भारतीय बोल्शेविक दल, ND मजूमदार। साम्यवादी क्रांतिकारी दल क्या था? सोमेंद्र नाथ टैगोर। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी अजीत राय, इंद्रसेन। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। मुख्य साम्यवादी मुकदमे पेशावर षड्यंत्र मुकदमा 1920। रूस से प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे साम्यवादियों को पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924। मुख्य समाजवादी जो कानपुर में षड्यंत्र हुआ मुकदमा 1924। मुख्य साम्यवादी कौन से थे भाई? श्रीपाद अमृत डांगे। जो ये कहाँ से थे? केंद्र बॉम्बे से। समाचार पत्र रहा इनका दी सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद बंगाल से। समाचार पत्र नवयुग। गुलाम हुसैन लाहौर। समाचार पत्र इंकलाब। सिंगार वैली चेटियार मद्रास से। लेनिन लेबर किसान गजट इनका समाचार पत्र। श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी बनाम लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया। किसने? श्रीपाद अमृत डांगे ने जो है गांधी बनाम लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया। मुजफ्फर अहमद ने कवि नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर बंगाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ भाई? 1929 में। इस मुकदमे में 31 साम्यवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 अंग्रेज थे, फिलिप स्ट्रेट, बेन बेडेले, लेस्टर हचिनसन प्रमुख वकील जिन्होंने इनका मुकदमा लड़ा। कैलाश नाथ काटजू MC
साजला। प्रमुख वकील जिन्होंने मुकदमा लड़ा भाई कैलाशनाथ, काटजू, MC छाजला, HF अंसारी, JL नेहरू। गांधी जी इन साम्यवादियों से मिलने के लिए जेल गए थे। कांग्रेस समाजवादी दल, स्थापना 1934, बॉम्बे। यह कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह था। मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण। पुस्तक समाजवाद क्यों, आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद तथा राष्ट्रीय आंदोलन। राम मनोहर लोहिया, भारत विभाजन के गुनहगार। मीनू मसाणी, अशोक मेहता। 1947 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा को समाजवाद की तरफ मोड़ना, युवाओं को साम्यवाद की तरफ जाने से रोकना, युवाओं के सामने साम्यवाद का विकल्प प्रस्तुत करना। साम्यवादी आंदोलन के विभिन्न चरण। भारत में साम्यवादी को लेकर दो प्रकार की विचारधाराएं थी। लेनिन के अनुसार साम्यवादियों को भारत में अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए साम्यवादियों को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। जो साम्यवादी हैं उनको किसानों तथा मजदूरों में राजनीतिक चेतना का विकास करना चाहिए। MN राय के अनुसार क्या था भाई, कांग्रेस बुर्जुआ वर्ग की पार्टी है, इसलिए साम्यवादियों को अंग्रेजों के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करना चाहिए। साम्यवादियों को भारत में अपनी प्रत्यक्ष पहचान विकसित करनी चाहिए। और प्रथम चरण क्या है, 1920 से 29। इसमें लेनिन की विचारधारा को अपनाया गया, इसलिए साम्यवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन किया। यही कारण है कि JL नेहरू ने मेरठ में साम्यवादियों का मुकदमा लड़ा था तथा गांधी जी उनसे मिलने जेल गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने मेरठ में क्या भाई साम्यवादियों का मुकदमा लड़ा था। द्वितीय चरण 1929 से 34। इसमें ML राय की विचारधारा को अपनाया गया तथा कांग्रेस का विरोध किया। साम्यवादियों ने गांधी इरविन समझौते को देश के साथ विश्वासघात बताया तथा JL नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को पूंजीवादी का एजेंट घोषित किया। अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। तृतीय चरण 1934-39। प्रतिबंध से बचने के लिए साम्यवादी कांग्रेस में शामिल हो गए तथा कांग्रेस को साम्यवादी विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। साम्यवादियों ने कांग्रेस में JL नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया। यही कारण है कि 1936 से 39 तक जवाहरलाल नेहरू तथा बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहाँ से कब तक, 1936 से 39। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध में के बावजूद बोस अध्यक्ष बन गए थे। इसी दौरान अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कांग्रेस ने अपना कृषि कार्यक्रम जारी किया तथा योजना समिति का गठन किया था। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। फोर्थ चरण रहा 1939 से 45। प्रारंभ में साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया तथा रूस ब्रिटेन के साथ आ गया तो साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया तथा अंग्रेजों का समर्थन किया। यहाँ तक कि साम्यवादी कई मुकदमों में सरकारी गवाह बन गए थे। पंचम चरण 1945 से 47। साम्यवादियों ने कैबिनेट मिशन के सामने भाषा व संस्कृति के आधार पर भारत के 17 टुकड़ों की मांग की, अतः साम्यवादी भारत में अलोकप्रिय हो गए। साम्यवादियों का योगदान। साम्यवादियों ने किसानों तथा मजदूरों में राजनीतिक चेतना का विकास किया था। इन्होंने किसानों तथा मजदूरों की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ा। साम्यवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के उन रिक्त स्थानों को भरा जहां पर कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रखा। साम्यवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अनवरत संघर्ष की नीति अपनाई। भारतीय जो क्रांतिकारी थे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। साम्यवादियों की कमियां क्या रही? भारतीय समाज
साम्यवादी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, क्योंकि शांतिप्रिय समाज में हिंसा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया गया जा सका। साम्यवादियों ने साम्यवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं किया, तथा वे हमेशा रूस से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। अंग्रेजी नीतियों के कारण भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ, अतः भारत में मजदूर वर्ग नहीं था तथा किसान अशिक्षित रहे। अतः भारत में साम्यवाद केवल बौद्धिक वर्ग तक सीमित रह गया। साम्यवादियों ने समय समय पर कई गलत निर्णय लिए। कांग्रेस का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, भारत के 17 विभाजन की मांग। भारतीय साम्यवादी आपस में संगठित नहीं थे तथा सुयोग्य नेतृत्व का भी अभाव था। तो नेक्स्ट है भाई, आजाद हिंद फौज की स्थापना। कैप्टन मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल ने 1942 में आजाद हिंद फौज की का क्या है गठन किया। कब? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल ने 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया। और कालांतर में क्या है, कालांतर में रास बिहारी बोस को इसका नेता घोषित किया गया। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लगेज की स्थापना की और कालांतर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर सिंगापुर रंगून। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम भारत सरकार का गठन किया। जर्मनी, जापान, इटली द्वारा समर्थित आजाद हिंद फौज की और लक्ष्मी स्वामीनाथ झांसी रानी रेजिमेंट की प्रमुख थी। बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपति कहा। आजाद हिंद फौज आईएनए ने ए एंड एन द्वीपों पर कब्जा कर लिया तथा इनके नाम बदलकर शहीद द्वीप तथा स्वराज्य द्वीप कर दिए। इंडियन नेशनल आर्मी, जापान के आत्मसमर्पण के कारण आईएनए को पीछे हटना पड़ा। रूस जाते समय ताइवान में विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। आईएनए के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लाल किले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, भारत के प्रसिद्ध वकीलों ने इनका मुकदमा लड़ा। बुल्ला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जेएल नेहरू, आसफ अली, इन सभी आईएनए अधिकारियों को मृत्युदंड दिया गया। जी लॉर्ड वेबल ने इन्हें क्षमा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी क्या है, स्प्रिंग टाइगर, लेखक ह्यू टॉय। भारत में शिक्षा का विकास, वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में अरबी फारसी भाषाओं के लिए मदरसे की स्थापना की। जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1906 में बड़ौदा रियासत ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की। शिक्षा पर सरकार प्रस्ताव 21 फरवरी 1913। प्रावधान, भारत में निरक्षरता कम करने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रांतों में विवि की स्थापना की जाएगी। सैंडलर आयोग 1917। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी। यह आयोग कलकत्ता विवि के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या है, बाद में इसकी सिफारिशें अन्य विवि में भी लागू की गई। प्रावधान, विवि के में क्या है, छात्रावास सुविधा होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा +2 तक, विश्वविद्यालय और स्नातक पाठ्यक्रम 3 ईयर। स्नातक में 2 साल का क्या है, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होने के चाहिए, साधारण और प्रावीण्य। ढाका में विवि की स्थापना की जानी चाहिए। विवि में महिला बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। हार्टोग समिति 1929। ग्रामीण संस्कृति के बच्चों को मिडिल स्कूल तक पढ़ाया जाना चाहिए तथा इनके बाद इन्हें रोजगार की शिक्षा दी जानी चाहिए।
विवि में केवल योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। वर्धा योजना 1937, यह योजना गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र के शिक्षा संबंधी लेखों के आधार पर तैयार की गई। इसका प्रारूप जाकिर हुसैन समिति द्वारा तैयार किया गया था। प्रावधान: 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस योजना में हस्त उत्पादक कार्यों पर बल दिया जाता है। सार्जेंट योजना 1944, प्रथम प्राथमिक शिक्षा 11 वर्ष अनिवार्य, माध्यमिक 11 से 17 वर्ष। इसके दो प्रकार है: व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार के लिए; साहित्यिक शिक्षा, विवि में प्रवेश हेतु। राधाकृष्ण आयोग 1948, भारत में संवैधानिक विकास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, डू इट सेल्फ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, प्रावधान। भाई ये थोड़ा और अच्छे से भाई करवाएंगे बाद में अगली वीडियो में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और जीजी की कार्यकारी परिषद, जो गवर्नर जनरल जो है, परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बीओसी का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश मंत्री होते थे। विशेष अधिनियम 1786, जीजी कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट, प्रावधान। बीओसी के खर्चे पर भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे सभी जीजी के लिए वीटो पावर दिया जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को चाय व चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार दिया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईसाई मिशनरीज अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और वही 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी एक पूर्णतः राजनीतिक इकाई बन गई। बंगाल के जीजी को भारत का जीजी बना दिया गया। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मद्रास व बॉम्बे की जो इसके गवर्नर है, उनको क्या है, कानून बनाने की शक्तियों को, उनकी जो कानून बनाने की शक्तियाँ था, उनको शक्तियों को क्या समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या रहा, सीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। जीजी की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्यता को स्थायी कर दिया गया। जीजी की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य लिए जाएंगे। कानून निर्माण में सहायता हेतु ये बंगाल का 1, मद्रास 1, बॉम्बे 1, यूपी 1, एससी का मुख्य न्यायाधीश और इसका अन्य मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। यहाँ से भारत की संसद का इतिहास प्रारंभ होता है। उच्च पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। कंपनी का शासन भारत में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जीजी की कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य और जोड़ा गया। कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, जो कुलीन भारतीय होते थे। अतिरिक्त सदस्य जीजी को वीटो तथा अध्यादेश की शक्तियां दी गई। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को कानून बनाने की शक्तियां पुनः दी गई। विभागीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जीजी की कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य और बढ़ा दिया गया। कुल 1 जमा में 7 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यापार बोर्ड के सदस्यों, निर्गम, नगर निगम तथा सीनेट द्वारा किया जाता था, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यह बजट पर बहस भी कर सकते थे। भारत में किसान आंदोलन,
नील आंदोलन, यह आंदोलन ददनी प्रथा के खिलाफ किया गया था। ददनी प्रथा अंग्रेज भारतीय किसानों को अग्रिम रकम देकर नील की खेती करवाते थे। यह आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद ठीक बाद प्रारंभ हो गया था। जो नेता रहे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। जो हरिवंश मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन की क्या है खबरें प्रकाशित की, और ईसाई मिशनरियों ने किसानों का समर्थन किया। 1860 में नील आयोग का क्या है गठन किया, तथा 1862 में क्या अधिनियम 4 द्वारा नील खेती की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। राइटर और नाटक, इनके राइटर है दीनबंधु, नाटक क्या रहा इनका, नील दर्पण। माइकल मधुसूदन दत्त, ब्लू मिरर। यह जो आंदोलन है डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रावकर की गलती के कारण शुरुआत हुई। इस आंदोलन की कब हुआ, पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। यह आंदोलन जो है जमींदारों के खिलाफ किया गया था, क्योंकि जमींदार जो है समय समय पर भू राजस्व बढ़ा दिया करते थे वही, तो इसी कारण क्या है उनके खिलाफ स्टार्ट की गई। किसानों ने यूसुफ सराय किसान का संगठन किया। फिर यह जो है एक कानूनी तथा अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में अधिकतर किसान जो है मुस्लिम थे, जबकि जमींदार जो है वो हिंदू थे। किसान अधिकतर क्या है मुस्लिम थे, जमींदार हिंदू थे, परंतु यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ। किसानों ने मांग की, हम महामहिम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। नेता रहे शंभूपाल, ईशान चंद्र राय। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बेल ने क्या है किसानों का समर्थन किया, और बंगाल के बुद्धिजीवियों ने क्या है इन्होंने भी किसानों का समर्थन किया, जैसे कि बंकिम चंद्र जो बंकिम नाथ जी है, चटर्जी जी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी है, आनंद मोहन बोस जी है। और उसके बाद दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है 1879 से का ये पीरियड टाइम रहा, तो 1875 से क्या है 79, 79। यह आंदोलन साहूकारों के खिलाफ किया गया था। यह आंदोलन कराहा नामक पूना जो है नामक स्थान से शुरुआत हुई इसकी, तथा सुपा में हिंसक जो कृषि मंडी है वहाँ से शुरुआत हुई। 12 मई 1875 को किसानों ने जमींदारों के क्या है ऋण पत्र जला दिए थे, तथा साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया था। 1879 में दक्कन अकाल राहत अधिनियम पारित हुआ, तथा इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद शुरुआत होती है कूका आंदोलन। यह आंदोलन पंजाब में नामधारी संप्रदाय द्वारा किया गया। नेता भगत जवाहरमल, सियान साहिब, बालक सिंह। और प्रारंभ में यह आंदोलन क्या है कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ था, लेकिन बाद में असहयोग आंदोलन बन गया। कालांतर में राम सिंह कूका ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1875 में इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, और टेना सीरम में क्या है इसकी समाधि है। 2007 में इस आंदोलन को 150 वर्ष पूरे हुए थे, अतः भारत सरकार ने इसकी याद में 100 रुपये तथा 500 रुपये का सिक्का जारी किया। इस आंदोलन के दौरान समाज सुधार के प्रयास भी किए गए, और हरप्पा विद्रोह 1879 से 1922। हरप्पा एपी की जनजाति है, इन्होंने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। नेता रहा अल्लूरी सीताराम राजू।
कालांतर में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया इन्होंने। इस आंदोलन की जांच के लिए सुलीवन आयोग बनाया गया था। किसान मुट्ठा जमींदार मुट्ठादार। थाना भगत सिंह आंदोलन 1914। 1914 में बिहार में उराव जनजाति द्वारा चौकीदारी करके विद्रोह किया गया था। नेता रहा जतरा भगत। तेभागा आंदोलन 1946। इसमें क्या है, 1946 में किसानों ने 1/3 भाग तेभागा यानी 3 भाग 1/3 भू राजस्व के लिए यह आंदोलन किया था, क्योंकि फ्लाउड कमीशन ने 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया था। नेता रहा कंपाराम सिंह भुवन सिंह। उसके बाद है एका आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का भाग था। मुख्य क्षेत्र रहा सीतापुर, हरदोई, बहराइच, बाराबांकी। यह आंदोलन जो है जमींदारों के खिलाफ था। यह हिंसक हो गया था। मुख्य नेता रहा मदारी पासी सहदेव। मोपला विद्रोह फिर 1920 से 22। यह असहयोग आंदोलन का भाग था। मालाबार तट के मोपला मुस्लिम किसानों द्वारा नंबूदरी पात ब्राह्मणन जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया गया था। यह हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। ब्राह्मण जमींदारों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया। मुख्य नेता अली मुसलियार। कालांतर में क्या है, आर्य समाज ने यहाँ पर शुद्धि आंदोलन चलाया था। बरदौली आंदोलन 1927। अंग्रेजों ने क्या है 30% भू राजस्व बढ़ा दिया था। अतः कुनबी पट्टीदार तथा कालीपराज जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। नेता कुंवर सिंह जी मेहता, कल्याण जी मेहता। अंग्रेजों ने भू राजस्व वृद्धि को घटाकर 21% कर दिया। अब पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी भी क्या है आंदोलन के साथ जुड़ गए। सरकार ने मैक्सवेल तथा ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में यह आंदोलन का गठन किया। और कालांतर में क्या है भू राजस्व वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। और बारदौली आंदोलन की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। जो बारदौली की जो महिलाएं हैं पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी ने बारदौली सत्याग्रह में स्वराज के संघर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि गांधी जी ने क्या है गांधी जी ने बारदौली सत्याग्रह को स्वराज के संघर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। गांधी जी ने कालीपराज जनजाति को रानीपराज कहा था। उसके बाद शुरुआत होती है यूपी किसान सभा 1918। नेता रहे गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, महामना मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आता है अवध किसान सभा 1920। संस्थापक दुर्गपाल सिंह, झिंगुरी पाल सिंह, माता बदल पांडे, केदारनाथ, जवाहरलाल नेहरू। और मुख्य केंद्र था इसका यूपी में प्रतापगढ़। यहाँ पर नाई धोबी बंद किया गया था। बिहार किसान सभा 1923 में शुरुआत होती है। इनके संस्थापक रहे सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बकास्त भूमि आंदोलन चलाया था। यदि कोई किसान भू राजस्व जमा नहीं करवाता था तो जमींदार उसकी जमीन जब्त कर लिया करते थे। उसके बाद शुरुआत होती है बंगाल कृषक पार्टी 1929। संस्थापक रहे फजल अल हक। उत्कल किसान सभा 1935। संस्थापक रहे मालती चौधरी। आंध्र रैयत सभा 1928 में इनके संस्थापक रहे NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा, इनके संस्थापक रहे सहजानंद सरस्वती। और ये अखिल भारतीय किसान सभा है 1936 में इसकी शुरुआत हुई। NG रंगा भी इनके संस्थापक। स्थापना लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1937 में। अध्यक्ष रहे NG रंगा।
और नीदूबोल में किसान स्कूल के स्थापना की गई। इंदुलाल यागिन का समाचार पत्र जो है किसान बुलेटिन। भारत में सांप्रदायिकता। प्राचीन काल में ही भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते आए थे, लेकिन किसी भी धार्मिक प्रसंग को लेकर कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन आंदोलन के आने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। संप्रदाय का बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग की उपज है तथा जनसाधारण उसका वाहक बन जाता है। और सांप्रदायिकता में पहले यह स्थापित किया जाता है कि एक सांप्रदायिक दूसरे सांप्रदायिक से अलग है। इसके बाद व्यक्ति अपने समुदाय को श्रेष्ठ मानने लग जाता तथा दोनों समुदायों के हितों में क्या है, विरोधाभास मानने लग जाता है। यह वातावरण अंत में द्वेष, घृणा तथा नफरत में बदल जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या रहे? अंग्रेजों की नीतियां, इतिहास का पुनर्लेखन। अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत, हिंदू काल, मध्य भारत, मुस्लिम काल, आधुनिक काल जो है ब्रिटिश काल। प्राचीन हिंदू काल, मध्यम मुस्लिम काल, आधुनिक ब्रिटिश काल। अंग्रेजों के अनुसार जो है प्राचीन काल में भारतीय आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उनकी भौतिकवाद में विशेष रुचि नहीं थी। वे जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे तथा अपने परलोक को सुधारना चाहते थे। इस कारण इन्होंने राजनीतिक विषयों पर भी ध्यान नहीं दिया तथा निरंकुश शासन के आदी थे। अंग्रेजों ने मध्यकाल को मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार का काल कहा तथा यह स्थापित किया कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने ये मतलब क्या है, अंग्रेजों के ने जो है मध्यकाल में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे थे ना, इनका कहने का मतलब है भाई मुसलमानों से आज़ादी दिलवाई। उन्होंने मध्यकाल को अंधकार का काल कहा तथा लिखा कि अंग्रेज ही भारतीयों को आधुनिक काल में लेकर आए। इस प्रकार अंग्रेजों ने इतिहास को हिंदू तथा मुसलमान में बांटकर दोनों समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। उसके बाद शुरुआत होती है बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचन, भारतीय समाज में के अंतर विरोधियों को सांप्रदायिक रूप से देना, किसान व जमींदार, पूंजीपति व जमींदार, रोजगार के अवसरों को प्रतिस्पर्धी बना देना। संयुक्त प्रांत में अंग्रेजों ने उर्दू के स्थान पर देवनागरी लागू कर दी। धर्म सुधार आंदोलन। इसके दौरान सभी समाज सुधारकों ने केवल अपने अपने धर्म की वकालत की। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन। वहाबियों के दारुल इस्लाम की अवधारणा। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, तिलक द्वारा शिवाजी व गणेश महोत्सव प्रारंभ किए गए। भारत माता का मानवीकरण किया गया राणा प्रताप सिंह के द्वारा तथा शिवाजी को राष्ट्रीय नायकों की तरह प्रस्तुत किया गया। अकबर व औरंगजेब को क्या है, आक्रांता बताया गया। इससे दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ी। सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने हिंदू व मुस्लिमों के हितों में टकराव बताकर इन्हें 2 अलग अलग देश कहा। हिंदू महासभा तथा आरएस जैसे हिंदू प्रतिक्रियावादी संगठनों ने हिंदू हितों को अधिक प्राथमिकता देना प्रारंभ किया था, जिससे समाज में तनाव की स्थिति आई। विभिन्न चरण। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया
और तथा मुस्लिमों को दूर रखा, लेकिन कालांतर में कांग्रेस की स्थापना तथा सर सैयद अहमद खां के प्रयासों के कारण क्या अंग्रेजों ने मुस्लिम हितों को प्राथमिकता देनी प्रारंभ की। प्रथम चरण क्या रहा 1901 से 1910? 20वीं सदी का प्रथम दशक भारत में सांप्रदायिकता के उदय का काल। इसमें अंग्रेजों द्वारा अपनी फूट डालो व राज करो नीति के तहत बंगाल विभाजन कर हिंदुओं व मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया। मुस्लिम लीग की स्थापना कर उसे कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया। प्रत्येक निर्वाचन के माध्यम से दोनों समुदायों को पृथक कर दिया गया। दूसरा चरण था 1910 से 22। इस चरण में समझौतावादी रुख देखने को मिलता है। लीग द्वारा 1913 में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस व लीग एक दूसरे के साथ आई। यही कारण है कि कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तथा असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की बड़ी संख्या राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी। तीसरा चरण। इस चरण में दोनों ही विचारधाराएं देखने को मिलती है, जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्षतावादी नीतियां लगातार बढ़ती जा रही थी। एग्जाम्पल है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाता था। स्वराज्य पार्टी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए थे और वामपंथियों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया। क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को उभारा और जिन्ना के नेतृत्व में लीग का उत्तरदायी गुट हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन था। जबकि 1920-21 में केरल के मालाबार तट पर हुआ मोपला विद्रोह को, जो प्रारंभ में किसान व जमींदारों के बीच का संघर्ष था, इन्होंने बाद में क्या सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। 1920-25 में दिल्ली में बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की अब्दुल रशीद ने हत्या कर दी। 1925 में डॉक्टर बलीराम केशव राम हेगड़ेवार ने आरएसएस की स्थापना की, जो हिंदू प्रतिक्रियावादी संगठन था। और फोर्थ चरण रहा भाई 1929 से 37। 1930 में कवि इकबाल ने प्रथम बार अलग मुस्लिम देश की मांग की, जिसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाक नाम दिया। 1937 में चुनाव में सांप्रदायिकता और बढ़ गई थी। चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस व लीग का गठबंधन था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने लीग को सरकार में शामिल नहीं किया था। लीग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं तथा इसकी जांच के लिए शारीरिक समिति व पीरपुर समिति का गठन किया। अंतरिम चरण रहा 1937 से 1947 का, जिसमें 1939 में जब कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफे दिए, जो कि क्या है लीग द्वारा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लीग द्वारा कांग्रेस का विरोध किया गया। संविधान सभा के चुनाव में जब लीग को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली तो लीग ने क्या देश में दंगे करवा दिए तथा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। इन सब कारणों से अनंत सदियों के साथ रहते आए दो समुदायों को भारत व पाक नामक दो देशों के रूप में विभाजित कर दिया गया। विभाजन के दौरान हुई हिंसा तथा मानवता का विस्थापन इसी बढ़ी हुई सांप्रदायिकता का परिणाम था, जिसने सामाजिक ताने बाने को बिखेर कर रख दिया था। अंग्रेजों की भारत में आर्थिक नीतियां। कुटीर उद्योग धंधों का पतन। 18वीं शताब्दी का काल भारत में कुटीर उद्योग धंधों के पतन का काल था। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई थी कि भारत में अनौद्योगिकीकरण हुआ। पतन के कारण रहे कच्चे माल पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया था तथा उसे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भेजा जाने लगा।
जो कच्चा माल था यहाँ से स्टॉक करके ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भेजने लगे। इससे भारत में कच्चा माल महंगा हो गया तथा उससे निर्मित सामान की लागत अधिक लगने लगी। इससे कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कारागारों में जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था। जो भारतीय कारीगर हैं उनसे जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था तथा उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। इससे परेशान कई बुनकरों ने अपने अंगूठे कटवा लिए थे। ओह, बहुत बुरी स्थिति हुई भाई। भारतीय उद्योग धंधे अभी भी परंपरागत तकनीक जो है उनका सहारा ले रहे थे, जबकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण नई तकनीक आ गई थी। अतः यूरोपीय उद्योगों का सामान लागत व गुणवत्ता की दृष्टि से लाभदायक होता था। भारतीय राजा महाराजा कुटीर उद्योग में बनने वाले सामान के क्या है उपभोक्ता थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय शासक वर्ग का पतन हो गया। अतः अब इस सामान का कोई खरीदार नहीं बचा। भारतीय उच्च वर्ग इस सामान का उपभोक्ता हो सकता था, जिससे कुटीर उद्योगों का विकास होता, लेकिन उनमें भी अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार होने के कारण यूरोपीय वस्तुओं की मांग होने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण नहीं दिया गया। इसके उलट ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय उद्योग धंधे समाप्त हो जाए। परिणाम, कुटीर उद्योग धंधों का पतन होने से बेरोजगारी बढ़ी तथा लोगों ने लोगों ने गांव की तरफ पलायन शुरू कर दिया, जिससे भूमि पर निर्भरता बढ़ी तथा भूमि की उपलब्धता कम होने लगी, जिससे भूमिहीनों की एक नई समस्या सामने आई। भूमि की कीमतें बढ़ने के कारण साहूकारों ने भी भूमि में निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीण जीवन में साहूकारों का हस्तक्षेप बढ़ गया। भूमि में निवेश अधिक होने के कारण उत्पादन कार्यों में निवेश कम होने लगा। उत्पादन कार्यों में कम निवेश के कारण आधुनिक उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाए। इससे गरीबी व बेरोजगारी की समस्या और बढ़ी। अब भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनकर रह गया था, जो कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का उपभोक्ता था। धन का निष्कासन, यह सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट्स ऑफ इंडिया नामक पर्चा प्रकाशित कर धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताया। अन्य पुस्तकें थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वांट एंड मीन ऑफ इंडिया, ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार क्या है भारतीयों में प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा दिया। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस सिद्धांत को बताया। कांग्रेस ने 1860 में कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत पर चर्चा की और गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या है इस मुद्दे को उठाया। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अंग्रेजों द्वारा जो धन भारत का है, भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था, उसका भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिलता था, अर्थात धन का एक पक्षीय प्रवाह हो रहा था, धन के बदले वापस कुछ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद है धन के निष्कासन के विभिन्न रूप। गृह व्यय, सीओडी तथा बीओसी के सभी खर्चे भारत से भेजे जाते थे तथा 1857 की क्रांति के बाद इंडिया हाउस के सभी खर्चे भारत से लंदन भेजे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाता था। कंपनी के विदेशी कर्जे का भारतीय राजकोष से भुगतान किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के वे कर्मचारी
जो भारत में काम करते थे उन्हें वेतन व पेंशन भारतीय राजकोष से दिए जाते थे। सभी प्रकार के सैनिक व गैर सैनिक खर्चे भारतीय राजकोष द्वारा दिए जाते थे। अंग्रेजों ने भारतीय खर्चे पर एक बड़ी सेना का गठन कर रखा था जो साम्राज्य के हितों के लिए कार्य करती थी। भारत सरकार के लिए सभी प्रकार का सामान ब्रिटेन से मंगाया जाता था। भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को घाटे का भुगतान किया जाता था तथा उन्हें ब्याज का भी भुगतान किया जाता था। कंपनी के कर्मचारी भारत में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे तथा 1813 के बाद अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार की छूट दी गई। अतः धन का निष्कासन और तेज गति से बढ़ने लगा। भारतीय राजा महाराजा तथा नवाबों द्वारा अंग्रेज अफसरों को उपहार दिए जाते थे। दादा भाई नारोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था 1867 के सम्मेलन में। उसके दुष्परिणाम क्या रहे परिणाम क्या रहे भाई? धन निष्कासन से भारत में पूंजी निर्माण नहीं हो पाया, जिससे बचत की कमी हो गई तथा इससे उद्योग धंधों में जो निवेश नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने अधिक धन कमाने के लिए भारतीयों का अधिक आर्थिक शोषण किया। इसके लिए भू राजस्व में वृद्धि की जाती, जिससे कृषि का विकास नहीं हो पाता। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। भारतीय धन से नहीं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव भारतीय धन ने ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया तथा इसके परिणाम स्वरूप भारत में कुटीर उद्योग धंधे का जो है पतन हो गया। कृषि का वाणिज्यकरण। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय आत्मनिर्भर होते थे। किसानों द्वारा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया जो कि निम्न था। भू राजस्व की ऊंची दर, भू राजस्व की कठोर वसूली, भू राजस्व को नकदी के रूप में लेना। अंग्रेजों के आने से पहले भू राजस्व खाद्यान्न के रूप में लिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नकदी में लेना शुरू कर दिया था। किसान ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे जो बाजार में जल्दी से जल्दी बिक सके, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास और नील। इसे ही कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता था। क्या प्रभाव रहा? नेगेटिव प्रभाव। खाद्यान्न फसलों की कमी होने से देश में भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। नकली जो भूखमरी की समस्या जो है उत्पन्न हो गई। उसके बाद जो है नकदी फसलें जो है भूमि की उत्पादकता के लिए अधिक लाभदायक नहीं थी, अतः सूखा व अकाल जैसी समस्याएं आने लगी। भू राजस्व नकदी में लिए जाने लगे। महाजनी प्रथा को बढ़ावा मिला। भारतीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई थी, अतः अब उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता था। अंग्रेजों ने कृषि में तकनीक लाने का प्रयास नहीं किया, कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा नहीं दिया तथा कृषि को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। भारतीय किसान मंडियों से जुड़े, जिससे उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तथा यह राजनीतिक चेतना गांव तक पहुंची। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के विभिन्न चरण भी रहे। क्या? रंजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को 3 भागों में बांटा। वाणिज्यवादी, साम्राज्यवादी 1764 से 1813, मुक्त व्यापार नीति 1813 से 58, वित्तीय साम्राज्यवादी 1858 से 1947, वाणिज्यवादी साम्राज्यवादी। इस चरण में अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने से रोका गया तथा भारतीय व्यापारियों के अधिकार सीमित कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया तथा भारत के कच्चे माल पर अपना कब्जा कर लिया ताकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को गति मिल सके। मुक्त व्यापार की नीति 1813 तक औद्योगिक क्रांति अपने चरम
पर पहुंच चुकी थी। अब ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बेचता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त अन्य अंग्रेजी कंपनियों को भी भारत में व्यापार की छूट दी गई। मुक्त व्यापार नीति के तहत करों को कम कर दिया, लेकिन करों में दी गई छूट यह एक पक्षीय थी। भारत में इंग्लैंड जाने वाले कच्चे माल तथा इंग्लैंड से तैयार माल भारत आने पर भी कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन भारत में निर्मित सामान जो ब्रिटेन में निर्यात किया जाता उस पर अत्यधिक कर लगाया जाता था। वित्तीय साम्राज्यवाद। तो वित्तीय जो फाइनेंशियल साम्राज्यवाद था वो क्या रहा भाई? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड व्यापारियों पर अत्यधिक धन जमा हो चुका था। इंग्लैंड में उसके निवेश की संभावनाएं समाप्त हो गई। अतः अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि निवेश ऐसे उद्योगों में होना चाहिए जो ब्रिटिश उद्योगों को टक्कर न दे। अतः रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, चाय के बागान, नील की खेती में निवेश किया गया। यह उद्योग ब्रिटिश उद्योगों के सहायक के रूप में उभरे। रेलवे के विकास के कारण कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने तथा ब्रिटेन के तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने में सरलता हुई। जो रेलवे के कारण क्या है? कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने तथा ब्रिटेन के जो तैयार माल है ना सामान को बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।